आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान है जो किसी भी तारुफ या परिचय की मोहताज नहीं है। मतलब हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर सादिया इस्लाम मैम का, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी की एक मशहूर इंडोस्कोपिक सर्जन है। मैम की एक खास बात यह है कि मरीजों का जो बात करने का जो तरीका है और मरीजों का जो केयर है, मैम के अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। और ये इंटरव्यू करने का एक और दूसरा रीजन ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले नीट एसएस ऑल इंडिया का एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है और उसमें मैम ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है। मतलब 60वां रैंक पूरे हिंदुस्तान में हासिल की है। तो मेन मकसद इसका ये है। तो मैं अपने चैनल के तरफ से, अपने चैनल के माध्यम की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप ऑल इंडिया रैंक 6 लाई हैं और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे एक अपना कीमती वक्त दे रही हैं मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरे लिए वक्त निकालने के लिए कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। नो मैम, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस चैनल। मैम मेरे कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैम आपने पूरे हिंदुस्तान में 1 डिजिट रैंक हासिल की है, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और मेहनत करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट हासिल करने की अपनी ही खुशी होती है। वही खुशी इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। मैम आप एमएससीएनटी के बाद एमसीएच हेड एंड नेक सर्जरी की तरफ क्या आपका मोटिवेशन था? आप क्यों इसको परसू करना चाह रही हैं? देखिए, इसकी 2 वजहें थी। एक तो ये कि हिंदुस्तान में हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं नंबर में, तो एक बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि उतने ही ज्यादा स्पेशलिस्ट हों उनको ट्रीट करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी स्पेशलिस्ट का नंबर बहुत कम है। तो मैं चाहती थी कि कम से कम जिन मरीजों को हम बचा सकते हैं, हर मरीज को तो नहीं बचा सकते कैंसर में, लेकिन जिनको बचा सकते हैं उनको मैं कम से कम बचा सकूं। दूसरा रीजन मेरा ये था कि मुझे नेक सर्जरीज में खास इंटरेस्ट है, आज से नहीं हमेशा से। जब से मैंने ईएनटी करना स्टार्ट करा तो मुझे सबसे ज्यादा मजा नेक की सर्जरीज करने में आता था। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि उसकी एक मेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो और उसके लिए खास डिग्री और स्पेशलाइज्ड डिग्री मेरे पास हो। इसीलिए मैं एमसीएच करना चाहती थी। मैम आगे हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाहते हैं। मैम आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था? कब आपने एमसीएच की तैयारी स्टार्ट की थी? हम प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे एमसीएच का ख्याल तभी आ गया था जब मैं अपना एमएसईएनटी कंप्लीट कर चुकी थी। जिस वक्त मैं सीनियर रेजिडेंट थी तो मैंने उस वक्त भी सोचा था कि मैं एमसीएच करूं, लेकिन उस वक्त मैं ये चाहती थी कि ईएनटी की सर्जरीज में और ज्यादा अच्छी तरीके से सीखूं, उन पे कमांड हासिल कर लूं, उसके बाद मैं स्पेशलिटी को परसू करूं। तो उस वक्त वो ख्याल मैंने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब जब से मैंने यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोबारा ज्वाइन करा एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, तो मुझे ये ख्याल दोबारा आने लगा और 2024 में एक मानो में मैंने उसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू करा और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी 2024 के शुरू में। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं 2024 में उसको पूरी तरह परसू नहीं कर पाई और मुझे बीच में उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ा। लेकिन जब 2025 आया तो मैंने उसको दोबारा स्टार्ट करा अपनी प्रिपरेशन को और मेरे ख्याल से मैंने मई के अराउंड प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और नीट एसएस अनाउंस हुआ था अगस्त में। तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन अगस्त से लेके जब तक नीट एसएस हुआ है दिसंबर में, तो मैंने बहुत सीरियस पढ़ाई करी थी। तो तकरीबन 5 से 6 महीने मैंने बहुत सीरियस और डेडिकेटेड पढ़ाई करी उसी के लिए। मैम आपका स्टडी शेड्यूल कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? जी, देखिए, शुरू में तो जब शुरू के कुछ 3 महीने तो मैं काम भी कर रही थी हॉस्पिटल में, तो मैं सुबह भर काम करती थी, दोपहर तक काम चलता था तकरीबन 3-4 बजे तक, और उसके बाद शामों में मैं सिर्फ पढ़ा करती थी जब तक भी मैं सो नहीं जाती थी रात में। लेकिन आखिर के 2-2.5 महीने मैं कहूंगी कि मैंने छुट्टी ले ली थी और फिर मैं पूरे दिन पढ़ रही थी। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 14 से 15 घंटे मैंने लगातार रोज के हिसाब से पढ़ाई करी। 14-15 घंटा लगातार? जी, जब तक के नीट एसएस नहीं हो गया तो 2-2.5 महीने लगातार 14-15 घंटे में रोज पढ़ा करती थी। मैम आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप कौन से बुक्स ली थी, अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, एमसीक्यू, ये सब पूरे स्ट्रेटेजी प्लीज शेयर करिए। जी, देखिए, ईएनटी की एक खास बुक है स्कॉट एंड ब्राउन, जो ईएनटी की बाइबल कहलाती है और वो बिल्कुल बेसिक बुक है ईएनटी की। तो वो पढ़नी आप लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि वही आपका रूट है या जड़ है उस प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले मैंने उसी बुक को पढ़ा था और वो बुक मैं पहले भी अपने एमएस की तैयारी के दौरान पढ़ चुकी थी। वो पढ़ने के बाद मैंने वो कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जिसका नाम स्पीड है। उसने मुझे डायरेक्शन दिया। तो उस कोचिंग में शॉर्ट लेक्चर्स थे, वीडियोस थे,
जो एक मानो में स्कॉट ब्राउन के शॉर्ट नोट्स थे। तो लेकिन मैंने हमेशा पहले थ्योरी पढ़ी, अपनी बुक पहले पढ़ी, उसके बाद फिर उसके शॉर्ट नोट्स को इस्तेमाल करा, क्योंकि वो जरूरी होता है। शॉर्ट नोट्स में ये है कि आप अगर डायरेक्टली देखेंगे शॉर्ट नोट्स तो आपके समझ में नहीं आएंगे, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता। तो तैयारी या मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी होती है, तो इसलिए पहले बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके अलावा स्पीड कोचिंग में ही एक क्वेश्चन बैंक था कई हजार क्वेश्चंस का, वो मैंने रिपीटेडली 3-4 बार प्रैक्टिस किया है, और उसकी वजह से ये बहुत आसानी हुई कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस तरह के एग्जाम्स में, उसका मुझे आइडिया मिला, और उन टॉपिक्स का भी मुझे आइडिया मिला जो कि मैंने रीड करे फिर अलग से, और उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है या वहां पे एग्जाम में किस तरह से आंसर देना है, वो भी मुझे आइडिया स्पीड कोचिंग से ही मिला था। मैम, आप जैसे MSc की जब रेसिडेंसी की थी तो आपको ये रैंक लाने में, 1 डिजिट रैंक लाने में कितना हेल्पफुल रहा जो आपने 3 साल का रेसिडेंसी किया था? जी, मैं कहूंगी बहुत बड़ा पार्ट है उसका, क्योंकि रेजिडेंसी में आप जितने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, आपका क्लिनिकल सेंस उतना ही अच्छा होता है, और जो चीज आप क्लिनिकली देख लेते हैं या प्रैक्टिकल वे में देखते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में भी आता है, और आप उस पॉइंट को कभी भूलते भी नहीं है। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंसी कर रही थी, जिसमें बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स आता है, और उसको उसी की वजह से मैंने बहुत मेहनत से रेजिडेंसी करी, और मुझे बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिला, जो इसने मुझे आज तक भी हेल्प करा है उन क्वेश्चंस को भी टैकल करने में जो नीट में आए थे। मैम, जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रही थी तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ये सबसे बड़ा मुश्किल क्या था? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं काम भी कर रही थी, साथ में जॉब भी कर रही थी, अपना हॉस्पिटल का काम भी कर रही थी, रोज जाती थी, काम करती थी, सर्जरीज भी थी, ओपीडीज भी थी, बहुत लंबी लंबी ओपीडीज होती हैं हमारी, और उसके अलावा कुछ हमारे ऑफिशियल काम भी होते हैं जो हमको करना होता है, जिसमें टीचिंग भी शामिल है, वो सब कर रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तो मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जैसे नीट यूजी, नीट पीजी, नीट एसएस, तो बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस तो आता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करती थी? देखिए, ये बड़ा मजेदार जवाब होगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका ये है कि मैं खाने लगती हूँ। तो जब कभी भी मुझे प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस हुआ करता था तो मैं हमेशा निकलती थी घर से बाहर, यहीं पास में एक बहुत अच्छी दुकान है मोमोज की, और मोमोज खा लिया करती थी, तो शायद उससे मेरा स्ट्रेस कुछ कम हो जाता था। और मैम, कुछ एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप MCQs को कैसे सॉल्व करती थी? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एमसीक्यूज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको बहुत डीप एंड थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज को टैकल कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज सुपरफिशियल है या आपने शॉर्टकट में पढ़ा है तो एमसीक्यूज आपसे कभी भी टैकल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शंस में हमेशा ये होता है कि 2 ऑप्शंस बहुत सिमिलर होते हैं, तो वो आप तभी पता लगा सकते हैं उसका आंसर जब आपको वाकई बहुत गहराई में आपने चीज को समझा हो और आप जानते हो कि ये चीज क्या है। एमसीक्यूज तभी टैकल होते हैं। मैम, अगर कोई कैंडिडेट है जो MCH की तैयारी करना चाह रहा है तो फिर ENT के टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करे? रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लीज शेयर करिए हमारे ऑडियंस से। देखिए, इसमें मैं कहूंगी कि मेरी बहुत बड़ी हेल्प कोचिंग ने करी, क्योंकि हर टॉपिक एक मानो में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं और बहुत आम तौर पर हर साल दर साल पूछे जाते हैं, तो वो चीज मुझे अपनी कोचिंग से ही पता चली थी, और मुझे यही लगा कि भाई जो फ्रीक्वेंटली है कम से कम उस पर मेरा कमांड जरूर होना चाहिए। बाकी और बहुत सारे टॉपिक्स, मैं ये नहीं कहूंगी कोई एक टॉपिक ये मत पढ़िए या वो मत पढ़िए, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है उन पे कम से कम आपका कमांड होना चाहिए, ताकि उतना चंक ऑफ क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर पाए। उसके अलावा आप जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा, जाहिर सी बात है, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहां पे और उतनी अच्छी रैंक भी आएगी। चीज और हम चाहते हैं मैम, ऑडियंस को बता दीजिए जो एस्पिरेंट है कि जैसे एक तो नीट एसएस होता है और दूसरा INI-SS, तो अगर कोई MCH हेड एंड नेक सर्जरी का में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, तो दोनों के सिलेबस को प्लीज आप क्लैरिफाई कर दीजिए। जी, देखिए, नीट एसएस और INI-SS में बहुत बड़ा फर्क है। नीट एसएस सिर्फ और सिर्फ ENT पे कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर आपकी ENT और वो भी खासतौर से बेसिक ENT अच्छी है तो आप नीट एसएस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नीट एसएस हेड एंड नेक को बहुत तवज्जो नहीं देता और बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता उसको, लेकिन दूसरे तरफ INI-SS जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेड एंड नेक एंड जनरल सर्जरी पे ही इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, तो आपको बहुत थोरो और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हेड एंड नेक की और जनरल सर्जरी की होनी चाहिए टू क्रैक INI-SS। तो दोनों के बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैम, आपका तो नीट एसएस के थ्रू हुआ जी है ना? जी जी, तो मेरा क्योंकि नीट एसएस के थ्रू हुआ है तो मैंने तो ENT बहुत
थोरो पढ़ा था, बहुत डीपली पढ़ा था, और साथ साथ हेड एंड नेक भी पढ़ा था, क्योंकि उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी नीट एसएस में आते हैं। मैम कुछ और क्वेश्चन जो क्लिनिक्स और एकेडमिक्स से है कि एमसीएच एंट्रेंस के लिए हेड एंड नेक सर्जरी का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ना ही है? नहीं, देखिए मैं तो कहूंगी कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हेड एंड नेक के, और जैसा कि मैंने बताया कि नीट एसएस में हेड एंड नेक बिल्कुल बेसिक आता है, तो आपको सारे बेसिक चीजें तो पढ़नी है। हाँ, अगर आप INI एसएस दे रहे हैं तो फिर आपको हायर बुक्स पे ही जाना पड़ेगा हेड एंड नेक की, जो कई सारी बुक्स हैं, तो क्योंकि वो बहुत थॉरली और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड लेटेस्ट जो वो होती हैं चीजें हेड एंड नेक की, वो भी वो लोग पूछते हैं INI एसएस वाले, तो लेटेस्ट पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको INI एसएस क्रैक करना है। मैम कुछ और क्वेश्चंस है कि जैसे कोई MSc रेसिडेंट है, वो क्यों MCH हेड एंड नेक सर्जरी परसू करें? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त एडिक्शन, गुटखा खाना, सिगरेट वगैरह, बीड़ी पीना, ये सब बहुत बढ़ रहा है, तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा होंगे इसके, उतने ही ज्यादा स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए। और देखिए, हमारे डॉक्टर बनने का रीजन तो हम तो यही समझते हैं कि ये है कि हमें मरीजों की खिदमत करनी है, उनको ठीक करना है जितना ज्यादा हो सके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई परसू करे MCH को। लेकिन देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत मेहनत होती है MCH तक पहुंचने में भी, एंट्रेंस एग्जाम तक, और MCH में भी ड्यूरिंग द कोर्स, क्योंकि बहुत लंबी लंबी सर्जरीज होती हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, और पेशेंट्स की केयर करना प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली भी अपने आप में बहुत हेक्टिक होता है। तो वाकई अगर कोई इस जिंदगी को जीने के लिए तैयार है तो ही वो परसू करे MCH हेड एंड नेक, वरना बाकी तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि अगर आप सुपरफिशियली सोच के कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक हाईलाइट है और एक गिमिक है कि भाई उससे आप बड़ा चमकेंगे, तो वो मकसद आपका नहीं होना चाहिए। आपने पॉइंट बहुत अच्छा किया है कि सिर्फ MCH का टैग के लिए या कि लोग MCH का लिए नहीं, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। जी बिल्कुल, और कैंसर के पेशेंट्स के साथ रहना, उनका इलाज करना, उनको परेशान देखना और उनकी परेशानी को भी दूर करना, मैं ये नहीं कह रही कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का काम आप कर पाएंगे, वो जाहिर सी बात है, वो अपनी स्पेशलिटी है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन हमें भी उनको एनकरेज करना, उनके साथ खुशनुमा एक माहौल उनके लिए पैदा करना, ये सब भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से MCH करके वाकई उसको जो कहते हैं कि कामयाब डिग्री आप हासिल कर पाएंगे। और जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट रैंक हासिल की है, 6 रैंक, तो अगर कोई टॉप रैंक्स में आना चाहते हैं जैसे आपने हासिल किया, तो उसके लिए कुछ टिप्स बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल होता है, MCQs भी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप MCQs को टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, उन सब में compete करके आपको ऊपर वाले रैंक पे आना है, या इतनी रैंक पे आना है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाए जिसमें आप अच्छा MCH कर पाए। तो कॉन्सेप्ट्स को कभी मत भूलिए, बेसिक बुक्स को कभी मत भूलिए। मैम आपके डिपार्टमेंट्स और जो आपके कलीग्स, जो सीनियर्स हैं ENT डिपार्टमेंट, उन लोगों ने कैसे आपको ये रैंक लाने में, उनका क्या योगदान है, क्या रोल है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वरना मैं स्पेशल मेंशन की तरह इसको कहती कि मेरे डिपार्टमेंट के कोलीग्स की वजह से भी मैं ये हासिल कर पाई, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के कोलीग्स या मेरे सीनियर्स, मेरे चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब, एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे डिपार्टमेंट में, डॉक्टर आफ्ताब अहमद, और बाकी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मेहताब आलम, डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर सबी बेग, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत इनकरेज करा, पूरे वक्त मुझे सपोर्ट करा। और देखिए, जिस वक्त मैं छुट्टी पे थी तकरीबन 2 से 2.5 महीने की, तो मेरी जगह काम भी ये लोग कर रहे थे। मेरा जो काम था OPD का, OT का, पेशेंट्स देखने का, टीचिंग का, वो ये लोग सब शेयर करके कर रहे थे। ये लोग नहीं करते तो मैं कैसे प्रिपरेशन कर पाती। तो इन्हीं लोगों की वजह से मैं छुट्टी ले पाई और बहुत थोरो स्टडी कर पाई, तभी मैं ये हासिल कर पाई। और बहुत ही मोहब्बत से इन लोगों ने मेरा साथ दिया है पूरे वक्त, और उनको भी बहुत खुशी हुई उस वक्त जब मैं ये हासिल कर लिया कि ऑल इंडिया रैंक मेरी 6 आई। तो वो लोग हमेशा आज भी ये कहते हैं कि भाई ये हमारे, और मैंने तो हमेशा ये कहा कि भाई देखिए, ये हमारे डिपार्टमेंट की कलेक्टिव वो है, अचीवमेंट है, ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, हम 6 का अचीवमेंट है ये, मैं और मेरे कलीग्स का। जी, डिपार्टमेंट ने काफी हेल्प किया आपका, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग अगर वहां पे काम नहीं करते या मुझे इनकरेज नहीं करते तो मैं कभी भी इस चीज को परसू नहीं कर पाती अच्छी तरह से। मैं अच्छी तरह से परसू कर पाई तो इसीलिए कि वो लोग वहां हमेशा सपोर्ट में खड़े हुए थे मेरे साथ। जी मैम लास्ट में रैपिड फायर्स हैं, आपको 1-2 वर्ड में कुछ आंसर बोलने हैं। हेड एंड नेक का सर्जरी का फेवरेट टॉपिक? नेक डिसेक्शन। नेक डिसेक्शन, नेक ऑडियंस को बताते हैं, नेक डिसेक्शन जो होता है, कुछ कैंसर होते हैं
तो उसमें लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, उसको सर्जरी करके निकालना, उसको नेक डिसेक्शन बोलते हैं। दूसरा, कोई एमसीएच एस्पिरेंट है, उसके लिए वन मस्ट बुक दैट यू विल रिकमेंड कि उसको पढ़ना ही है। स्कॉट एंड ब्राउन। एमसीएच एस्पिरेंट्स के लिए जी बिल्कुल, क्योंकि स्कॉट एंड ब्राउन बेसिक बुक है बिल्कुल, और वो पढ़े बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते, ईएनटी में ऊपर की हायर बुक्स पे नहीं जा सकते। जी। जब आप उसको पढ़ लेंगे तभी आप हायर बुक्स को परसू कर पाएंगे। तीसरा सवाल रैपिड फायर में, सर्जरी अच्छा लगता है या रिसर्च? सर्जरी। चौथा, ऑपरेशन थिएटर अच्छा लगता है या बच्चों को एलटी में क्लासरूम में पढ़ाना? डेफिनेटली ऑपरेशन थिएटर। और वन वर्ड फॉर योर एमसीएच जर्नी? डिफिकल्ट बट ट्रूली रिवॉर्डिंग। तो मुझे लगता है मैंने हर सवाल आपका पूछ लिया मैम से। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज ऑडियंस से बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला और मेरा इंटरव्यू लिया, और बिल्कुल आप इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें।